गुड मॉर्निंग बच्चों। हमारी जो ये वर्कशीट है, ये वर्कशीट नंबर 28 है और क्लास है 10, सब्जेक्ट है साइंस। और ये वर्कशीट आई थी 13 सितंबर को। उसको डिस्कस करेंगे। जैसे आपको मालूम है, स्कूल में भी और ऑनलाइन भी धातु और अधातु के बारे में पढ़ रहे हैं, उसी के साथ उसको कंटिन्यू करेंगे। आज हम जो करेंगे, धातु के अम्लों के साथ अभिक्रिया करेंगे, जो कि हम ऑलरेडी क्लास में कर चुके हैं। इसमें हम लोगों ने ये सीखा था कि कोई भी धातु जो होती है वो किसी भी अम्ल के साथ रिएक्ट करके तब लवण बनाती है और उसके साथ हाइड्रोजन गैस निकलती है। ठीक है, हाइड्रोजन गैस का अगर हम टेस्ट करें, अगर हम उसको टेस्ट ट्यूब पे लाएं, उसमें बुलबुले निकल रहे होते हैं और उसमें माचिस की तीली जलाएं तो पॉप की साउंड आती है। ये हमने प्रैक्टिकल्स में भी पढ़कर देखा है। ठीक है, तो धातु जो है वो तनु अम्ल के साथ रिएक्ट करके लवण बनाती है और हाइड्रोजन गैस निकालती है। ठीक, ये वाले जो देखे ये रिएक्शन है। जैसे जिंक धातु भी है और ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ हाइड्रोजन गैस निकालती है। हम लोगों ने आयरन लिया था, याद होगा आपको, अगर लैब में उसको हमने HCl के साथ रिएक्ट करा था तो हमारे पास आयरन क्लोराइड बन गया था और हाइड्रोजन गैस की पॉप की आवाज़ आई थी। ठीक है, जब कोई धातु नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है तो हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित नहीं होती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि नाइट्रिक एसिड एक बहुत प्रबल ऑक्सीकारक है। यह हाइड्रोजन को ऑक्सीकृत करके जल में परिवर्तित कर देता है। वह स्वयं नाइट्रोजन के किसी ऑक्साइड उत्पादित को पानी में और स्वयं किसी भी नाइट्रोजन ऑक्साइड में अपचयित हो जाता है। देखो, लेकिन मैग्नीशियम और मैंगनीज अति तनु नाइट्रिक एसिड के साथ अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस उत्पन्न कर देते हैं। इसमें उन्होंने ये बोला है कि जब कोई धातु नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है तो उससे हाइड्रोजन गैस उत्पन्न नहीं होती। क्यों? क्योंकि जो ये मैग्नीशियम नाइट्रेट बन जाता है और हाइड्रोजन जो है वो खुद क्या हो जाती है, अपचयित हो जाती है। ठीक है, मतलब ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करती है। ये खुद ऑक्सीडाइज हो जाती है। हाइड्रोजन के साथ जब ऑक्सीजन मिल जाए या किसी के साथ भी मिल जाए तो इसका मतलब वो उसमें अपचयन हो रहा है, उपचयन हो रहा है, सॉरी, ऑक्सीडेशन हो रही है, उपचयन हो रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है कि ये जो नाइट्रिक एसिड है उसका हाइड्रोजन जो है वो यहाँ पे विस्थापन प्रक्रिया हो जाती है और जिसमें क्या हो जाता है, ये किसी भी नाइट्रोजन ऑक्साइड में अपचयित हो जाती है। मतलब ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट हो जाता है इसका। मैं दोबारा समझा देती हूँ। जब कोई धातु नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है तो हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित नहीं होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि नाइट्रिक एसिड एक प्रबल ऑक्सीकारक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये हाइड्रोजन को ऑक्सीकृत करके जल में परिवर्तित कर देती है। तो ये क्या करती है, हाइड्रोजन को जल में परिवर्तित कर देती है। ठीक है, वह स्वयं नाइट्रोजन के किसी भी ऑक्साइड उत्पादकों को पानी में और स्वयं किसी भी नाइट्रोजन ऑक्साइड में अपचयित हो जाती है। मतलब खुद वो नाइट्रोजन का नाइट्रोजन ऑक्साइड बना देती है और ठीक है, और हाइड्रोजन को पानी में बदल देती है। तो इट वर्क्स एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये ऑक्सीकारक की तरह काम करती है। इसके लिए इसमें हाइड्रोजन गैस नहीं बनती, उल्टा पानी बन जाता है। ठीक है, फिर यह है अन्य धातु लवणों के विलयनों के साथ धातुएं कैसे अभिक्रिया करती हैं। अब जैसे आयरन है, वो कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट करेगा तो ऑब्वियसली आपको मैंने अभिक्रिया सक्रियता श्रेणी समझाई हुई है कि जो धातु ऊपर होती है वो क्या करेगी, नीचे वाले को विस्थापित कर देगी। अब ये देखो, ये आयरन जो है उसने विस्थापित कर दिया कॉपर को और आयरन सल्फेट बना दिया और कॉपर रह गया। इसी तरह कॉपर को सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्ट करोगे तो कॉपर नाइट्रेट बन जाएगा और सिल्वर बन जाएगा। सभी धातुएं समान रूप से क्रियाशील नहीं होती है। अगर हम ऑक्सीजन, पानी और अम्ल के साथ विभिन्न धातुओं की अभिक्रियाशीलता की जांच करते हैं तो हम पाते हैं कि इन अभिकर्मकों के साथ अभिक्रिया नहीं करती है। मतलब मैंने सक्रियता श्रेणी के हिसाब से आपको ये बताया था। यह आ गई हमारी सक्रियता श्रेणी, जिसमें कि मैंने आपको याद करने का तरीका भी बताया था क्लास में। करीना ने कार मांगी, ऑल्टो, जेन, फरारी, PPHCU, ये बस 3 याद करनी है। फिर HG, AG, AU, PT। ठीक है, तो जो धातु ऊपर है वो दूसरी धातु को विस्थापित कर सकती है उसके विलयन से। तो सक्रियता श्रेणी वह सूची है जिसमें धातु की क्रियाशीलता को अवरोही क्रम में स्थापित किया गया है, व्यवस्थित किया गया है। मैग्नीशियम से सीसा तक की धातुएं अम्ल के साथ अभिक्रिया करती हैं। अगर मतलब देखा जाए तो मैग्नीशियम से सीसा, लेड, यहाँ तक ये सब जो है किसके साथ रिएक्ट करती हैं, ये अम्ल के साथ अभिक्रिया करती हैं। कॉपर से सोने तक की धातु सामान्य परिस्थिति में किसी के साथ अभिक्रिया नहीं करती हैं।
यही कारण है कि सोने जैसी धातुएं आसानी से कभी संक्षारित नहीं होती, उनमें जंग नहीं लगता और ना ही उसमें ऑक्साइड की लेयर बनती है, ठीक है। लेकिन बाकी जो धातुएं हैं जैसे जिंक हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, ये सारी जो हैं वो ऑक्साइड बना देती हैं। और हाइड्रोजन एक अधातु है, लेकिन फिर भी इसे सक्रियता श्रेणी में इसलिए शामिल किया गया है क्योंकि ये धातुओं की सक्रियता की तुलना में करने में सहायक होती है, ठीक है। ये वाला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, मैंने आपको क्लास में भी करवाया था पूरा टेबल बनाकर कि आपने क्या करना है। जैसे कॉपर सल्फेट का लोहा, थर्ड क्वेश्चन की बात करें, चलो पहले फर्स्ट कर लेते हैं। तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को अभिक्रियाशील अम्ल में मिलाने पर कौन सी गैस उत्पन्न होती है? जिंक की तनु HCl के होने वाली अभिक्रिया बताइए। जब हम जिंक को HCl के साथ मिलाएंगे तो हमारे पास जिंक क्लोराइड बन जाएगा और हाइड्रोजन गैस बन जाएगी, और पहले का आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन गैस निकलेगी। क्या होता है जब कॉपर सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में अभिक्रिया करता है? अब पहले आप ये देखिए कि कॉपर ऊपर है या सिल्वर ऊपर है। सिल्वर नीचे है और कॉपर ऊपर है, तो क्या करेगा कॉपर इसको विस्थापित कर देगा। तो आप क्या लिखेंगे? जब कॉपर सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्ट करेगा तो ये कॉपर नाइट्रेट बना देगा और सिल्वर धातु साइड पे चली जाएगी। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 मैंने आपको क्लास में समझाया था, जिसमें मैंने आपको ये बताया था कि आपने क्या करना है। जैसे कॉपर सल्फेट का घोल लोहे के बर्तन में रखा गया, ठीक है, तो इसका मतलब कॉपर सल्फेट का जो घोल है वो लोहा मतलब आयरन के घोल में रखा गया। तो अब हमें समीकरण बताने हैं। कुछ दिनों बाद लोहे के बर्तन में कई छेद हो गए, ठीक है। इसी प्रतिक्रिया का समीकरण लिखना है। हमें ये बताना है ABCDE धातुएं, ये A है, ये B है, ये CD है, कि यहाँ पे देखो पहले में कोई अभिक्रिया नहीं हो रही, तो इसका मतलब जो ये वाली धातु है वो सक्रियता श्रेणी में नीचे है, ठीक है। फिर यदि धातु B को कॉपर सल्फेट के विलयन में डाला जाए तो क्या होगा? फिर इसी तरह क्रियाशीलता के क्रम में ABCD को व्यवस्थित करना है, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर एक तो ये क्लैरिटी नहीं है, कॉपर सल्फेट है उसको हमने लोहे के बर्तन में रखा। तो अब ये बताओ कि आयरन ऊपर है या फिर कॉपर ऊपर है? आयरन जो है ऊपर है और कॉपर नीचे है, तो इसका मतलब आयरन तो कॉपर को विस्थापित कर सकता है लेकिन कॉपर आयरन को विस्थापित नहीं कर सकता, तो इसके लिए इसकी कोई अभिक्रिया नहीं होगी, ठीक है। इसी तरह से ABCD के संबंध में निम्नलिखित सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु कौन सी है? अभिक्रियाशील धातु जिसमें कि कोई अभिक्रिया नहीं। देखो A में देख लो, A में यहाँ पे अभिक्रिया हो रही है और B में हो रही है, तो सबसे ज़्यादा जो है B में विस्थापन हो रहा है, तो B सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील है। उसके बाद यहाँ पे कोई अभिक्रिया नहीं, फिर विस्थापन हो रहा है। फिर B के बाद हमारी A आ जाएगा, A के बाद C और D, तो ये आ जाएगा B, क्योंकि जहाँ पे ACD जहाँ पे ज़्यादा विस्थापन हो रहा है इसका मतलब वो ज़्यादा अभिक्रियाशील है। तो इस तरह से आप लिखेंगे कि ये ज़्यादा अभिक्रियाशील है और ये कम है। फिर भी कोई दिक्कत हो तो आप क्लास में भी पूछ सकते हैं और कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। अभी मिलते हैं जल्दी, आप अपना काम कंप्लीट करके रखिए। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। बाय।